चैप्टर 141 वरिष्ठ खुराना। उनकी बात सुनकर प्रिंस को और ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि विक्रम जी यह बात इतने अजीब तरह से बोले थे कि कोई अच्छा इंसान भी डर जाए। वहीं उसको इतना डरते देख विक्रम जी बाहर निकलकर गुनगुनाते हुए बोले, A man's daughter is his heart. A girl's first true love is her father. A man's daughter is his heart. A girl's first true love is her father. और यह गुनगुनाते हुए वह बाहर निकल गए। वहीं उसके जाने के बाद प्रिंस खुद से बोला, जितना सुना था विक्रांत खुराना के बारे में वह सब महज एक अफवाह है, वो एक पागल सन की। अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि उसकी आंखें बंद हो गई क्योंकि उसके हाथों से खून निकलकर पूरे कमरे में फैल चुका था। खुराना एंटरप्राइज ये इंडिया के टॉप 5 नंबर कंपनी है, जिसे लोग कहते हैं कि यह जब चाहे नंबर 1 पर आ सकता है अपने माफिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस और डॉक्टर पावर के साथ। खुराना एंटरप्राइज पूरा 150 मंजिला का बिल्डिंग है, जिसे बाहर से देखने पर लोग उसने जाकर एक बार देखना चाहेंगे। इसी कंपनी के अंदर 150वां फ्लोर पर मीटिंग के लिए विक्रम रायजादा, अरिताज रायजादा, केशव ओबेरॉय और राम ओबेरॉय आए हुए थे। वो चारों अभी चेयर पर बैठकर खुराना कंपनी के तरफ से आने वाले इंसान का वेट कर रहे थे। तभी अरिताज जी बोले, हम लोग आज आधा घंटा पहले ही मीटिंग में आ चुके हैं, जो कि हमारे नेचर से बहुत अलग है। जिस पर केशव जी बोले, क्योंकि आज का मीटिंग भी बहुत अलग है बाकियों से। तभी विक्रम जी कुछ सोचते हुए बोले, आज का मीटिंग वरिष्ठ खुराना के साथ है हमारा। उनकी बात सुनकर राम जी बोले, ये पहला बच्चा है खुराना का जिसे खुराना ने दुनिया के सामने लाया है, और उसका उम्र मात्र 23 साल है। और इतने कम उम्र में हुआ खुराना कंपनी का सीईओ बन गया। जिस पर केशव जी बोले, बस बच्चा काबिल होना चाहिए, जैसे कि हमारा अरहान, निकेश, नील, रोहन, रेहान और राहुल है। उनकी बात सुनकर राम जी को छोड़कर सारे लोगों को चेहरे पर मुस्कान आ गया। वहीं राम जी के मुठिया भींच गई, जिसे केशव जी ने देख लिया और अपने मन में बोले, मुझे पता है कि मैंने शिवाय का नाम न लेकर गलती किया है, लेकिन वह तुम्हारा बेटा है और उसकी तारीफ करने का भी पहला हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। तभी उन लोगों के कानों में विक्रम जी की आवाज गई, वैसे विक्रांत खुराना और अंजलि खुराना के कितने बच्चे हैं? उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे का फेस देखने लगे, जिसे समझकर विक्रम जी बोले, इसका मतलब कोई भी नहीं जानता कि उनके बच्चे कितने और कौन कौन है। तो अरिताज जी बोले, हाँ, लेकिन यह जरूर हमें पता है कि खुराना फैमिली की जान उनकी बेटी में बसती है। तभी उस रूम का गेट खुला और एक गबरू जवान, भूरी आंखें, 3 पीस सूट पहने, बाल कंधे तक जिसे उसने पोनी बनाया हुआ था, वो अंदर आया और जाकर हेयर चेयर पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे एक और आदमी उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वहीं उस पोनी बनाए वाले लड़के को देखकर सारे रायजादा और ओबरॉयस उसी को देखने लगे, जिसे देखकर वो पोनी बाल वाला लड़का बोला, नाइस टू मीट यू। और आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही होंगे, आई एम वरिष्ठ खुराना। वरिष्ठ खुराना की बात सुनकर सारे रायजादा और ओबरॉयस उसे और ध्यान से देखने लगे। तभी राम जी बोले, मीटिंग स्टार्ट करे। तो वरिष्ठ खुराना राम जी को एक नजर देखा है और फिर वह एक सोच में डूब जाता है। पहाड़ी इलाके में एक 5 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे के पीछे भाग रहा था। वहीं उसे 5 साल के बच्चे का स्पीड काफी ज्यादा था भगाने का, जिसे देखकर और 7 साल का बच्चा पीछे मुड़कर रुकते हुए बोला, शिवू, मैं तुझसे 2 साल बड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे भगाया जा रहा है जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। उसकी बात पर वह 5 साल वाला बच्चा, जो कि काफी गोलू मोलू था, वह बोला, वरी तूने हिम्मत कैसे की मेरे डैड पर इल्जाम लगाने के लिए, वो झूठे है। जिस पर वो 7 साल वाला बच्चा सीरियस लुक देकर बोला, शिवू, मुझे पता है तू अपने डैड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। वो किसी आदमी से बात कर रहे थे और वो झूठ भी बोल रहे थे।
जिस पर शिवू बोला, वरी तुझे पता है ही इज माई आइडल, मैं बड़ा होकर बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। जिस पर वरी बोला, शिवू तू। अभी वह आगे की बात सोचता, इससे पहले ही उसे उसकी असिस्टेंट की आवाज आई, सर प्रोजेक्ट डिस्कस कर ले। तो वरिष्ठ अपने होश में आते हुए बोला, ओके समीर। जिस पर उसका असिस्टेंट समीर जाकर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा हो गया और उसके बाद बोला, हमारा यह प्रोजेक्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से यूज कर पाए। इतना बोलकर समीर चुप हो गया। तभी वरिष्ठ खुराना अपने हेड चेयर से उठा और बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप चारों लोग ही काम करेंगे या फिर और भी कोई इंसान है। वही उसको डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते देखा चारों सुन रह गए। लेकिन फिर कुछ सोचकर विक्रम जी बोले, इस प्रोजेक्ट पर आपके मॉम डैड की तरह ही हम लोग भी नौजवान को मौका दे रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हैंडल हमारे बेटे करेंगे। जिस पर वरिष्ठ इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो आप चारों के अलावा कोई और यहाँ पर नहीं दिख रहा। कहीं आपके नौजवान बेटे को जवानी का जोश तो नहीं चढ़ गया है। इतना बोलकर जब वह अपने सामने बैठे चारों सीनियर को देखता है, क्योंकि उसे चारों लोग गुस्से में देख रहे थे, तो वो खुद से बोला, बेड़ा गर्क। और फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, खैर मैं तो मजाक कर रहा था। वही विक्रम जी को वरिष्ठ का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था जैसे वरिष्ठ खुराना उन लोगों से बिल्कुल मीटिंग नहीं करना चाहता है, वो जबरदस्ती इस मीटिंग में आया है। लेकिन वह गुस्से के मारे कुछ बोलते उससे पहले ही अरिताज जी उन्हें आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं, जिससे विक्रम जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत गुस्से में थे। तभी वरिष्ठ खुराना फिर से बोला, नेक्स्ट मीटिंग में मुझे आप लोगों के नौजवान बेटे का वेट रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नॉट सॉरी, बिकॉज मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सो आई होप यू डोंट माइंड इट। जिस पर उनके सामने बैठे सारे लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर केशव जी बोले, कोई बात नहीं है मिस्टर वरिष्ठ खुराना, लेकिन उम्मीद है कि हम सभी जान पाए कि हमारे प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट कौन है। उनकी बात सुनकर वरिष्ठ खुराना के हाथ की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों को हमारे कंपनी के साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे। इतना बोलकर वो मीटिंग से निकल गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट समीर भी एक नज़र रायजादा और ओबेरॉय को देखकर बाहर निकल गया। उन सभी के जाने के बाद विक्रम जी खड़ा होकर अपने मुट्ठी को दीवार पर मारते हुए बोले, यह लड़का इतना बदतमीज है, देखा नहीं हर बात बात पर हमारा मजाक उड़ा रहा था जैसे हम इसके पर्सनल दुश्मन है। उनकी बात पर राम जी भी बोले, बात तो सही है, अब आगे क्या करना है। जिस पर विक्रम जी बोले, अभी तक प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ है, इसलिए हम यह प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर राम जी, अरिताज जी और केशव जी हैरान ठोकर विक्रम जी को देखने लगे। जिस पर विक्रम जी हड़बड़ाते हुए बोले, क्या क्या? तो अरिताज जी बोले, सारे मीडिया में यह बात फैल चुकी है कि हम यह प्रोजेक्ट खुराना के साथ कर रहे हैं। अगर हम अब पीछे हटे तो इससे हमारे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। और क्या तुम चाहते हो कि हमारे बेटे दिन भर बस काम करते रहे और घर पर ना आए? तो ऑफ कोर्स तुम पीछे हट सकते हो। तभी केशव जी बोले, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट को निकेश, नील, रोहन, रेहान और अरहान हैंडल करेंगे, इसलिए हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है वरिष्ठ खुराना के बारे में, क्योंकि यह चारों को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने दुश्मनों के साथ ये कैसे पेश आते हैं। उनकी बात सुनकर विक्रम जी और अरिताज जी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन राम जी कुछ सोचते हुए बोले, मुझे नहीं लगता इस बार वह हैंडल कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। जिस पर विक्रम जी अपनी भवें उचकाते हुए बोले, ऐसा क्यों? तो राम जी बोले, कुछ नहीं, अब चले यहाँ से।
उनके इस तरह बात बदलने से सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला और सब चारों लोग मीटिंग से निकल गए। चैप्टर 142 खून। शाम का वक्त, एसआर कॉरपोरेशन। आरवी केबिन। आरवी अपने चेयर पर बैठकर काम कर रही थी, वही शिवाय सिंगल सोफे पर बैठकर फाइल चेक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ साफ देखा जा सकता था और वह बार बार पैनी नजरों से आरवी को देख रहा था, जिसे आरवी भी बखूबी महसूस कर रही थी, लेकिन वह उसे इग्नोर कर दे रही थी। वही जब शिवाय देखता है कि आरवी बार बार उसे इग्नोर कर रही है, तो वह एकदम से फाइल को सोफे पर पटक कर खड़ा होते हुए बोला, वाइफी। जिस पर आरवी चेयर पर बैठे हुए ही इशारे से पूछती है, क्या हुआ? तो शिवाय अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए बोला, इसकी ऐसी की तैसी। तो आरवी उसे घूर कर देखती है, जिस पर शिवाय बोला, मेरा मतलब यह है कि हम कब से काम कर रहे हैं, अब घर चलते हैं। जिस पर आरवी चेयर से खड़े होते हुए बोली, ठीक है चलते हैं। तो शिवाय राहत की सांस लेता है और खुद से बोलता है, शिवाय तू पागल वाला हरकत कब से करने लगा? तभी आरवी बोली, क्या रात का वक्त यहीं पर गुजारना है? जिस पर शिवाय बोला, नहीं नहीं चलो घर चलते हैं। इतना बोलकर वह केबिन से निकल गया। उसे निकलते ही आरवी भी अपना सर हिलाकर उसके पीछे पीछे निकल गई। आधे घंटे बाद शिवाय की कार एस मेंशन के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही आरवी तुरंत कार से निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। वही शिवा भी मेंशन के अंदर जा रहा था, तभी पीछे से उसे ऋषभ ने आवाज लगाई और बोला, सर हमें डॉक्टर नंदिनी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल गया है, डॉक्टर AR का। ऋषभ की बात सुनकर शिवाय 1 मिनट रुककर बोला, कितनी बार तुमने उसके पास मेल सेंड किया, लेकिन उसने बार बार रिजेक्ट किया, लेकिन इस बार वह हाँ क्यों बोल दी? जिस पर ऋषभ नजरें चुराते हुए बोला, बिग बॉस, इसके बदले उन्होंने हमसे कुछ मांगा है। तो शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, क्या? तो ऋषभ बोला, त्रिनेत्री फ्लावर। त्रिनेत्री फ्लावर सुनकर शिवाय की कान खड़ी हो गई, क्योंकि उसे याद था कि अम्यांश को होश में लाने के लिए आरवी ने यही फ्लावर का यूज किया था, इसलिए वह बोला, यह फ्लावर हमारे पास अवेलेबल है। जिस पर ऋषभ बोला, बिग बॉस, ये फ्लावर हमें अंजलि मैं के पास मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां के पेड़ संभाल कर रखती है अपने बगीचे में, और हमारे आइलैंड पर भी ये फ्लावर उगते हैं, लेकिन काफी कम है, और इस रेयर फ्लावर का प्राइस भी मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है। जिस पर शिवाय बोला, टाइम? तो ऋषभ बोला, उन्होंने कहा है कि त्रिनेत्री फ्लावर अगर आप लोग दे सकते हैं तो डॉक्टर AR 5 दिन बाद आपसे मीटिंग कर सकते हैं। ऋषभ की बात सुनकर शिवाय वहां से बंगलो के अंदर चला गया। वही बंगलो का अंदर का नजारा कुछ अलग ही था। आरवी किचन में थी और किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वही आरवी आलू को काट रही थी और साथ साथ में कुछ बुदबुदा भी रही थी। और गौर करने की बात याद थी कि पूरे बंगलो के अंदर कोई भी सर्वेंट नहीं था। जब शिवाय आकर अपनी नजरों को चारों ओर घुमाता है तो उसकी नजर सीधा किचन में बेढंग तरीके से आलू को काटते हुए आरवी पर पड़ी। आरवी को देखकर शिवाय किचन की ओर मुड़ गया। वही आरवी शिवाय को देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करके अपना आलू काटती रहती है। तभी शिवाय सॉफ्ट आवाज में बोला, आप यहाँ क्या कर रही है मिसेज राजपूत? लेकिन आरवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस बार शिवाय थोड़ा तेज आवाज में बोला, मुझे बात दोहराने पसंद नहीं है। जिस पर आरवी भी तेज आवाज में बोली, मुझे भूख लगी है। और फिर वह चारों तरफ अपने चाकू से इशारा करके बोली, क्या आपको इस पूरे बंगलो में कोई दिख रहा है जो कुक कर सके? पहली बात, यहाँ पर कोई आदमी ही नहीं दिख रहा है। दूसरी बातें, यहाँ पर मैं और सिर्फ आप हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुक करना आता होगा, इसलिए मैं खुद से ही खाना बना रही हूँ। आरवी का इतना सारा बकवास सुनकर शिवाय सीधा आरवी के एक हाथ को पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाते हुए बोला,
दिन भर आप काम करके थक गई होगी, इसलिए चलकर पहले फ्रेश होइए। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से होते हुए आरवी को अपने कमरे में ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद शिवाय वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। वही आरवी कमरे में बेड पर आलती पालती मारकर बाथरूम के गेट की ओर देख रही थी और फिर बुदबुदाते हुए बोली, आरवी क्या जरूरत थी तुझे यह कहने के लिए कि पहले आप फ्रेश हो जाओ। इसे ही कहते हैं खुद के पैर से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अंदर बाथरूम के अंदर सावर का पानी जब शिवाय के बॉडी पर गिर रहा था तो वहां से लाल रंग का खून बह रहा था। शिवाय एक नज़र अपने काले शर्ट को देखा है जो कि अंदर से पूरा लाल हो चुका था और फिर अपने बॉडी को जिस पर चाकू का साफ साफ निशान देखा जा सकता था और वहां से खून भी निकल रहा था। वो खून को देखकर बोला, हश। इतना बोलकर वह नीचे फ्लोर पर बैठकर सारे खून के धब्बों को साफ करने लगा। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गई, और दिन तो बहुत जल्दी नहा लेते थे, आज क्या हुआ? मेरे 5 गिनने से पहले निकल जाना। आरवी की आवाज को सुनते ही शिवाय जल्दी से खड़ा होता है और जल्दी जल्दी अपने ट्राउजर और शर्ट को पहनने लगा। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गई, 1। उसके 1 कहते ही शिवाय बाथरूम का गेट खोल देता है। आरवी जब शिवाय को देखती है तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि शिवाय का बॉडी सेंट की तरह महक रहा था और उस पर से उसके लिप्स भी नहाने के वजह से पिक लग रहे थे। अभी भी उसके फेस पर मास्क लगा था जो कि लिप्स के ऊपर से लेकर आंख के नीचे तक के चेहरे को ढके हुए था। वही शिवाय जब आरवी को खुद की तरफ घूरता हुआ महसूस हुआ तो वह पहले खुद को देखता है और फिर आगे बढ़ते हुए बोला, वाइफी माना स्मार्ट हो। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि दिन दहाड़े ही तुम मुझे तारने लगो। जिस पर आरवी सम्मोहित आवाज में बोली, दिन दहाड़े कहाँ देख रही हूँ, अभी शाम का वक्त है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया, इसलिए वह जल्दी से अपने जीभ को दांतों से काटती है और फिर बाथरूम में घुस जाती है। वही शिवाय 1 मिनट तक बाथरूम के बंद गेट को देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गया। वही बाथरूम के अंदर आरवी खुद को चपेट लगाकर बोली, आज तुझे हो क्या क्या है आरवी? और फिर शॉवर का पानी ऑन करके नीचे जमीन को देखकर स्माइल करने लगती है। इधर शिवाय सीधा कमरे से निकलकर नीचे किचन में आता है और फ्रिज में जाकर देखता है तो पालक कटा हुआ था, तो वो उसे निकलता है, फिर कढ़ाई गैस पर रखकर पालक बनाने लगता है और फिर आटा गूंथने लगता है। इधर बाथरूम के अंदर आरवी जैसे ही नहाकर शॉवर बंद करती है और व्हाइट टॉवेल लपेटती है, फिर पीछे मुड़कर बाहर निकालने की होती है, तभी उसके हाथ से शिवाय का शर्ट नीचे गिर जाता है। इसलिए वह नीचे झुककर शर्ट को उठाकर टांग देती है। फिर बाहर जाने को हुई तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर लगे लाल खून पर जाता है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है और वह 2 मिनट के लिए वहीं पर शॉक के मारे फ्रीज हो गई थी। लेकिन जब उसे होश आया तो वह जल्दी से शिवाय के शर्ट को देखती है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी विद स्टोरी की दुनिया चैनल।